हाय दोस्तों, आइए बात करते हैं शेयर मार्केट के बारे में। शेयर मार्केट क्या है, क्यों है, किस तरीके से काम करता है, क्या फ़ायदे क्या नुकसान हैं और आप इसमें किस तरीके से पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये मेरा तीसरा स्टॉक मार्केट के ऊपर वीडियो है। इससे पहले मैंने 2 वीडियो और बनाई हैं जिसमें मैंने शेयर मार्केट के बेसिक्स टू एडवांस लेवल की डिटेल जानकारी दी है, जिन्हें आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। आइए जानते हैं शेयर मार्केट के बारे में इस वीडियो में। स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट या इक्विटी मार्केट, इन तीनों का एक ही मतलब है दोस्तों। ये वो मार्केट होता है जहां पे आप किसी कंपनी के शेयर्स खरीद सकते हो या बेच सकते हो। शेयर्स खरीदने का मतलब है कि आप किसी कंपनी में कुछ परसेंट ओनरशिप खरीद रहे हो, यानी कुछ परसेंट आप उस कंपनी के मालिक बन रहे हो। यानी उस कंपनी को अगर प्रॉफिट होगा तो कुछ परसेंट उस प्रॉफिट का आपको भी मिलेगा, उस कंपनी को अगर लॉस होगा तो कुछ परसेंट उस लॉस को आपको भी सहना पड़ेगा। सबसे छोटे स्केल पर मैं आपको इसका एक एग्जांपल बताऊं तो दोस्तों, मान लो आपको एक नया स्टार्टअप खोलना है, आपके पास 10,000 रुपये है, लेकिन वो काफ़ी नहीं है। तो आप अपने दोस्त के पास जाते हो और कहते हो कि तू भी 10,000 रुपये लगा और हम 50-50 पार्टनरशिप करेंगे यहाँ पर। तो आपकी कंपनी का जो फ्यूचर में प्रॉफिट होगा 50% आपको मिलेगा, 50% आपके दोस्त को मिलेगा। इस केस में 50% शेयर्स आपने अपने दोस्त को दे दिए हैं इस कंपनी में। यही चीज़ बड़े स्केल पर स्टॉक मार्केट में होती है। बस फ़र्क ये है कि वहाँ पे आप अपने दोस्त के पास जाने की जगह पूरी दुनिया के पास जाते हो और कहते हो कि आओ मेरी कंपनी में शेयर्स खरीद लो। शेयर मार्केट की शुरुआत आज से करीब 400 साल पहले हुई थी दोस्तों। 1600 के टाइम पे एक डच ईस्ट इंडिया कंपनी थी। जैसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, वैसे ही एक डच ईस्ट इंडिया कंपनी थी, जो कंट्री आज के टाइम पे नीदरलैंड्स है। उस ज़माने में दोस्तों लोग शिप्स के द्वारा बहुत एक्सप्लोरिंग किया करते थे। पूरी दुनिया का नक्शा डिस्कवर नहीं हुआ था, तो ये कंपनियां शिप भेजती थी अपनी दूसरी दुनिया की खोज करने के लिए, ट्रेड करने के लिए दूर दूर तक। तो ये हज़ारों किलोमीटर का सफ़र होता था जहाज़ों में बैठ के। इसके लिए बहुत सारे पैसों की ज़रूरत होती थी। ये पैसा किसी भी एक इंसान के पास इतना नहीं था उस टाइम पे। तो इन्होंने ओपनली ऑफ़र किया आम लोगों को कि आप भी आइए हमारे जहाज़ों में पैसा लगाइए, हमारी शिप्स में पैसा लगाइए, कि जब ये शिप्स इतना लंबा सफ़र तय करके किसी और देश जाएंगी, वहाँ से जो भी खजाना ये लेकर आएंगे, जो भी पैसे ये कमा कर आएगी, तो एंड में कुछ शेयर्स आपको मिल जाएगा उन पैसों का। लेकिन ये काम बहुत रिस्की होता था दोस्तों, क्योंकि उस टाइम पर आधे से ज़्यादा जहाज़ तो वापस लौट कर ही नहीं आते थे, गुम हो जाते थे, टूट जाते थे या लूट लिए जाते थे, कुछ भी होता था उनके साथ। तो इन्वेस्टर ने देखा ये काम बहुत रिस्की था यहाँ पर। उन्होंने डिसाइड किया कि एक जहाज़ में पैसा लगाने से अच्छा है 5-6 जहाज़ों में पैसा लगाओ, कि चांसेस तो ये हो कि कुछ एक ना एक उसमें से वापस आए यहाँ पर। और एक जहाज़ दोस्तों मल्टीपल इन्वेस्टर के पास जाकर ये पैसे लेता था। तो ये कहीं ना कहीं एक तरह से शेयर मार्केट क्रिएट हो गया। ओपनली बिडिंग्स होती थी वहाँ पर जहाज़ों की, वहाँ के डॉक्स पर। डॉक्स वो जगह होती है जहाँ से शिप्स निकलती हैं। देखते ही देखते दोस्तों सिस्टम बहुत सक्सेसफुल हो गया, क्योंकि कंपनीज को जो पैसों की कमी होती थी वो आम लोग पूरी कर देते थे और आम लोगों को यहाँ पर और ज़्यादा पैसे कमाने का मौका मिल जाता था। आपने हिस्ट्री की किताबों में पढ़ा ही होगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी और डच ईस्ट इंडिया कंपनी कितनी अमीर बन गई थी उस टाइम पर। और आज के दिनों में दोस्तों ऑलमोस्ट हर कंट्री में अपना एक स्टॉक एक्सचेंज है और हर कंट्री स्टॉक मार्केट पे बहुत डिपेंडेंट बन गई है। स्टॉक एक्सचेंज वो जगह है, वो बिल्डिंग है जहां पर लोग कंपनीज के शेयर्स को खरीदते और बेचते हैं। 2 टाइप के मार्केट्स में से एक प्राइमरी मार्केट और एक सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट वो है दोस्तों जहां पर कंपनीज आकर अपने शेयर्स बेचती हैं। ये कंपनीज के ऊपर है कि वो एग्जैक्टली क्या प्राइस रखे अपने शेयर का। हालांकि इसमें कुछ रूल्स और रेगुलेशंस भी होते हैं, लेकिन कंपनी ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं कर सकती, क्योंकि ऑब्वियसली ये डिमांड पर डिपेंड करता है कि कितना प्राइस वहाँ पर लोग देने को तैयार है कंपनीज के शेयर्स के लिए। अगर एक कंपनी की 1 लाख की वैल्यू है कंपनी की, वो अपने 1 लाख शेयर्स बांटती है और 1 रुपये पर शेयर लोगों को ऑफर करती है। अब अगर उसकी डिमांड ज़्यादा है, लोग चाहते हैं कि मैं भी खरीदूँ मैं भी खरीदूँ, तो डेफिनेटली वो ज़्यादा प्राइस में बेच पाएंगी अपने शेयर को। कंपनीज क्या कर रही हैं कि एक मिनिमम प्राइस होता है, एक मैक्सिमम प्राइस होता है। तो ये एक रेंज डिसाइड कर लेती हैं कंपनी की, मैं इस रेंज के अंदर अपने शेयर्स को यहाँ पर बेचूंगी। यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यह है दोस्तों कि एक कंपनी के हर शेयर की वैल्यू इक्वल होती है। अब ये कंपनी के ऊपर है कि वो अपने कितने बनाएं। 1 लाख वैल्यू अगर टोटल कंपनी की है तो वो 1 रुपये के 1 लाख शेयर भी बना सकती है, या फिर 50 पैसे के 2 लाख शेयर भी बना सकती है।
और वैसे दोस्तों जब कंपनीज अपने शेयर्स मार्केट में शेयर्स बेचती हैं वो कभी भी अपना 100% नहीं बेचती। जो एक ओनर होता है वो हमेशा मेजोरिटी ऑफ द शेयर तो रखता ही है ताकि उसकी डिसीजन मेकिंग पावर बनी रहे। अगर आप सारे ही शेयर बेच डालोगे तो जितने लोगों ने शेयर्स खरीदे हैं सब ऑनर्स बन जाएंगे उस कंपनी के, सब मालिक बन गए उस कंपनी के, तो ये वो सब लोग डिसीजन ले सकते हैं उस कंपनी के लिए। जिस जिस इंसान के पास 50% से ज़्यादा ओनरशिप रहेगी वही डिसीजन ले पाएगा एक कंपनी के लिए। तो इसलिए जो फाउंडर्स होते हैं कंपनीज को प्रेफर करते हैं कि 50% से ज़्यादा शेयर तो अपने पास ही रखें। जैसे फेसबुक का करीब 60% शेयर फेसबुक के सीईओ के पास ही है। अब जिन लोगों ने कंपनीज के शेयर्स खरीद लिए हैं अब ये शेयर्स जाकर और लोगों को बेच सकते हैं। इसे कहते हैं सेकेंडरी मार्केट दोस्तों, जहाँ पर लोग अपने आप में शेयर्स को खरीदते और बेचते हैं, शेयर्स की ट्रेडिंग करते हैं। प्राइमरी मार्केट में कंपनी ने एक प्राइस सेट कर दिया था अपने शेयर्स का। अब सेकेंडरी मार्केट में कंपनी कुछ नहीं कर सकती अपने शेयर्स के प्राइस का। अब ये शेयर्स प्राइस ऊपर नीचे होते रहेगा ये देखकर कि डिमांड कितनी है, लोगों की शेयर को खरीदने में सप्लाई कितनी है, उसकी तो डिमांड और सप्लाई को देखकर सेकेंडरी मार्केट में शेयर्स प्राइस अब ऊपर नीचे होते रहेगा। ऑलमोस्ट हर बड़ी कंट्री में अपनी एक स्टॉक एक्सचेंज होती है। इंडिया में दो सबसे पॉपुलर स्टॉक एक्सचेंज है, एक है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जिसमें करीब करीब 5400 कंपनियां रजिस्टर्ड हैं और एक है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जिसमें 1700 कंपनियां रजिस्टर्ड हैं। अब इतनी सारी कंपनीज एक स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर्ड हैं। अगर हमें ओवरऑल देखना है कि एक स्टॉक एक्सचेंज में सारी कंपनी के शेयर्स प्राइस ऊपर जा रहे हैं या नीचे जा रहे हैं तो ये कैसे देखा जाए। इस चीज़ को मेज़र करने के लिए दोस्तों हमारे लिए एक मेजरमेंट बनाई गई है सेंसेक्स और निफ्टी। सेंसेक्स बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की टॉप 30 कंपनीज का एक एवरेज ट्रेंड दिखाता है कि एवरेज आउट करके कि उन सारी 30 कंपनियों के शेयर्स प्राइस ऊपर जा रहे हैं या नीचे जा रहे हैं। सेंसेक्स का फुल फॉर्म सेंसिटिविटी इंडेक्स भी यही दर्शाता है। सेंसेक्स का जो नंबर है दोस्तों आज के समय में 75,000 के करीब पहुंच चुका है। इस नंबर की खुद में कोई ज़्यादा वैल्यू नहीं है। अगर आप इस नंबर को हमेशा पास्ट से कंपेयर करके देखिए तब आपको इसकी वैल्यू समझ में आएगी, क्योंकि ये जो नंबर है ये थोड़ा रैंडमली डिसाइड किया गया है कि शुरू में इन्होंने डिसाइड कर लिया था कि ये 30 कंपनियों का इस वक्त ये शेयर वैल्यू है। तो हम इन सारे नंबर्स को कंपाइल करके हम कहते हैं कि 500 है ये। तो अब धीरे धीरे सेंसेक्स बढ़ के 75,000 तक पहुंच चुका है। पिछले 50 सालों में कुछ ये तो दिखाता है कि पिछले 50 सालों में इन 30 कंपनीज के शेयर्स प्राइस में कितने ऊपर गए हैं और कितने नीचे। ऐसे ही हमारा निफ्टी इंडेक्स है नेशनल प्लस 50। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की टॉप 50 कंपनियों के शेयर्स प्राइस क्या ऊपर जा रहे हैं क्या नीचे जा रहे हैं, इन सब का ट्रेंड दिखाता है यहाँ पर। अगर एक कंपनी को किसी स्टॉक एक्सचेंज पर जाकर अपने शेयर्स बेचे हैं तो इसे कहेंगे पब्लिक लिस्टिंग करना उस कंपनी की। अगर एक कंपनी पहली बार आ रही है तो इसे कहेंगे आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, कि पब्लिक को अपने शेयर्स पहली बार ऑफर कर रहे हो। ईस्ट इंडिया कंपनी के ज़माने में काम करना बहुत ही आसान था। कोई भी अपनी कंपनी को लाकर पब्लिक के सामने शेयर्स बेच सकता था, लेकिन आज के टाइम पे दोस्तों ये प्रोसीजर बहुत ही लंबा और कॉम्प्लिकेटेड है और होना भी चाहिए, क्योंकि सोच कर देखिए स्कैम कितना आसान हो गया है। कोई भी अपनी फेक कंपनी बनाकर स्टॉक एक्सचेंज में बैठेगा और बढ़ा चढ़ाकर कहेगा कि देखिए ये मेरी कंपनी है, इतनी वैल्यू है मेरी कंपनी की, मेरी कंपनी ने ये सब किया है। लोगों को झूठ बोलेगा और लोग बेवकूफ़ बन के उस कंपनी में पैसे इन्वेस्ट कर देंगे और वो पैसे लेकर भाग जाएगा। यहाँ से तो बहुत ही आसान हो गया है ना स्कैम करना। और इंडिया ने दोस्तों हिस्ट्री में ऐसे बहुत स्कैम देखे हैं, हर्षद मेहता स्कैम, सत्यम स्कैम, ये सब यही चीज़ें थी। लोगों को बेवकूफ़ बनाकर स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टिंग कराई गई, अपने पैसे लिए और भाग गए यहाँ से। तो धीरे धीरे दोस्तों जैसे जैसे ये स्कैम होते रहे वैसे वैसे स्टॉक एक्सचेंज को पता लगने लगा कि हमें अपने पूरे प्रोसीजर को और स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा, स्कैम प्रूफ बनाना पड़ेगा। इसके लिए रेगुलेशन और स्ट्रॉन्ग बनाते गए, रूल्स और स्ट्रॉन्ग बनाते गए, जिसकी वजह से आज काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड रूल्स हैं। सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी, ये एक रेगुलेटरी बॉडी है जो इन सब चीज़ों को देखती है दोस्तों कि कौन सी कंपनी को स्टॉक मार्केट में लिस्ट किया जा रहा है और सही तरीके से किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा। और अगर आपको ये सभी चीज़ें करना है तो पहले सेबी की रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो करना पड़ेगा। जैसे कि आपकी कंपनीज के अकाउंटिंग पर काफ़ी चेक्स और बैलेंस होनी चाहिए, कम से कम 2 ऑडिटर ने आपकी कंपनी के अकाउंटिंग को चेक किया होना चाहिए। 3 साल लग सकते हैं इस पूरे प्रोसेस में। 50 से ज़्यादा शेयर्स होल्डर ऑलरेडी आपके होने चाहिए कंपनी में। अगर आपको पब्लिक लिस्टिंग कराना है किसी कंपनी को और जब आप अपने शेयर्स बेचने जाओगे आपके शेयर्स की अगर कोई डिमांड नहीं होगी तो लोगों के बीच में, तो सेबी आपकी कंपनी को स्टॉक मार्केट से हटा भी सकता है।
अब आप कैसे स्टॉक मार्केट पे पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी के टाइम पे तो आप उस ज़माने में उस डॉक्स पे जाकर, जहाँ से जहाज़ निकल रहे थे, वहाँ पे जाकर ये बिडिंग कर सकते थे, खरीद बेच सकते थे स्टॉक को। और इंटरनेट के आने से पहले आपको बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की बिल्डिंग में जाकर ये काम करना होता था। लेकिन इंटरनेट के आने के बाद दोस्तों आपको सिर्फ 3 चीज़ों की ज़रूरत है, एक बैंक अकाउंट, एक ट्रेडिंग अकाउंट और एक डीमेट अकाउंट। बैंक अकाउंट इसलिए आपको अपने पैसों की ज़रूरत होगी, ट्रेडिंग अकाउंट इसलिए कि आप ट्रेड कर सकें, आप पैसे इन्वेस्ट कर सकें किसी भी कंपनी में। और डीमेट अकाउंट होता है दोस्तों स्टॉक्स जो आप खरीद रहे हो उसे स्टोर करने के लिए, एक डिजिटल फॉर्म में स्टोर करने के लिए उन स्टॉक्स को। आजकल ज़्यादातर बैंक्स 3-in-1 अकाउंट्स ऑफर करने लग गए हैं कि ये तीनों अकाउंट्स आपके बैंक अकाउंट के अंदर ही इन्वॉल्व हो। हम जैसे लोगों को कहेंगे दोस्तों रिटेल इन्वेस्टर, यानी आम लोग, जो लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं स्टॉक मार्केट में। तो रिटेल इन्वेस्टर को हमेशा एक ब्रोकर की ज़रूरत होती है। ब्रोकर वो इंसान होता है जो बायर और सेलर को एक साथ मिलाता है। अब हमारे लिए ब्रोकर हमारा बैंक भी हो सकता है, या कोई थर्ड पार्टी ऐप भी हो सकती है, कोई प्लेटफॉर्म भी हो सकता है। जब आप ब्रोकर के थ्रू पैसे लगाते हैं स्टॉक मार्केट में तो ये ब्रोकर अपना कुछ कमीशन रख लेता है, इसे कहते हैं ब्रोकरेज रेट। ये ब्रोकरेज रेट दोस्तों बैंक ज़्यादातर चार्ज करते हैं अराउंड 1%, लेकिन 1% ज़्यादा हाई है, इतना होना नहीं चाहिए। आपको अगर सही से ढूंढेंगे तो आपको ऐसे प्लेटफॉर्म मिल जाएंगे जो ब्रोकरेज रेट अराउंड 0.05% दे रहे हैं या 0.01% दे रहे हों। ये ब्रोकरेज रेट उनके लिए डिसवांटेज है अगर जो ज़्यादा ट्रेडिंग करना चाहते हैं स्टॉक्स से, यानी एक दिन में इतने सारे स्टॉक खरीदे, इतने सारे बेचे, तो बहुत सारा पैसा आपका इस ब्रोकिंग फी में चला जाएगा। लेकिन अगर आप इन्वेस्टिंग करना चाह रहे हैं लॉन्ग टर्म के लिए तो ज़्यादा ब्रोकरेज रेट से इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप एक बार ही देंगे उस ब्रोकरेज रेट को। तो इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग दो अलग अलग चीज़ें हैं। इन्वेस्टिंग का मतलब है आपने एक बार ये पैसे लगाया स्टॉक मार्केट में और कुछ टाइम तक उसे रहने दिया वहाँ पर। और ट्रेडिंग का मतलब है कि आप जल्दी से काफ़ी पैसे लगाते हो यहाँ पर, काफ़ी वहाँ लगाते हो, कुछ निकाल लेते हो, कुछ निकाल देते हो, कुछ बहुत जल्दी जल्दी आप ट्रेडिंग करने लगते हो। ट्रेडिंग का मतलब है कि आप एक ही दिन के अंदर शेयर्स को खरीदते हो और उसी दिन शेयर्स को बेच देते हो, या आपने स्विंग ट्रेडिंग भी कर रहे हैं तो एक दिन आपने शेयर्स को खरीदा और 2-3 दिन अपने पोर्टफोलियो में रखने के बाद भी बेच देते हैं, तो इसे ट्रेडिंग कहते हैं। ट्रेडिंग करना दोस्तों खुद में एक जॉब है। ऐसे बहुत से लोग हैं हमारे देश में जो सिर्फ ट्रेडर्स हैं और दिन भर बैठ के यही काम करते हैं। पैसे इस शेयर से निकाले, उस शेयर्स में डाले, यहाँ से निकाला वहाँ। और इससे इम्पॉर्टेंट सवाल यहाँ पर ये उठता है कि क्या आपको शेयर मार्केट में पैसे इन्वेस्ट करने चाहिए। काफ़ी लोग इसे जुए से कंपेयर करते हैं, गैम्बलिंग कहते हैं इसे, क्योंकि इसमें इतना सारा रिस्क होता है। और मेरी राय में भी दोस्तों ये बिल्कुल सही कहते हैं, एक तरह की गैम्बलिंग ही है। अगर आपको नहीं पता कि वो कंपनी किस टाइप की है, कंपनी की परफॉर्मेंस कैसी रही है, कंपनी के एग्जैक्टली पैरामीटर क्या है, फाइनेंशियल रिकॉर्ड क्या है, कंपनी का उसकी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन देख के आप हिस्ट्री नहीं देखते, तो एक तरह से जुआ खेलने जैसा ही है, क्योंकि आपको कोई आइडिया ही नहीं है कि वो कंपनी फ्यूचर में कैसा परफॉर्म करेगी। बस आप लोगों की बात सुनकर कि लोग कह रहे हैं कि ये कंपनी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, इसमें शेयर में पैसा लगाने से पैसा बढ़ सकता है। अगर आप ऐसा करते हैं तो मेरे समझ से आप एक जुए की तरह रिएक्ट कर रहे हैं इस मार्केट में। ट्रेडिंग करना दोस्तों बहुत ही रिस्की होता है और ऑब्वियसली कुछ लोग ऐसे हैं यहाँ पर जो रात दिन ये काम कर रहे हैं, जैसे कि ट्रेडर्स हैं जो एक्सपर्ट हैं इस फील्ड में, जिनको ज़्यादा नॉलेज है स्टॉक मार्केट के बारे में। वो ऑब्वियसली ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करेंगे क्योंकि उन्हें पता होगा कि ये सब कैसे काम करता है। तो मेरी राय में दोस्तों आपको कभी भी शेयर मार्केट में डायरेक्टली इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, उन एक्सपर्ट पर रिलाई करना चाहिए। अब इसका एक बहुत अच्छा फॉर्म है म्यूचुअल फंड्स, क्योंकि म्यूचुअल फंड्स में क्या होता है कि आप डायरेक्टली खुद नहीं डिसाइड करते कि किस कंपनी में इन्वेस्ट करना है। म्यूचुअल फंड्स में आप एक एक्सपर्ट पे भरोसा डालते हो कि वो एक्सपर्ट डिसाइड करे कि किस किस कंपनी में इन्वेस्ट किया जाए। इनफैक्ट ज़्यादातर म्यूचुअल फंड ढेरों कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं ताकि लॉस होने के चांसेस काफ़ी कम रहे यहाँ पर। जैसे कि मैंने ईस्ट इंडिया कंपनी का एक एग्जांपल दिया था। इन्वेस्टर बहुत जल्दी समझ गए थे कि एक जहाज़ में पैसा कभी मत लगाओ, अपने 5-6 जहाज़ों में पैसा लगाओ
ताकि चांसेस ये तो रहे कम से कम एक वापस तो लौट के आए। अगर आपको लगता है दोस्तों आपने इस वीडियो से काफ़ी कुछ नया सीखा है तो इस वीडियो को शेयर कीजिए और नीचे कमेंट्स में लिखकर मुझे अपनी राय बताइए कि वीडियो कैसा रहा। अगर वीडियो में कमी कोई हो तो आप मुझे कमेंट में बताइए, मैं उसे सुधारने का पूरा प्रयास करूँगा। और मुझे सपोर्ट करिए दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आपको शेयर मार्केट से रिलेटेड वीडियो लाता। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।